एक नगर के उद्यान में एक षोडशी युवती की मृत्यु हो गई। रूप लावण्य से संपन्न उस युवती की आकस्मिक मृत्यु को देखकर उसके प्रेमी का हृदय शोक से भर उठा। वहीं एक कवि था, वह उसकी रूप राशि को देखकर मुग्ध हो उठा और कविता में उसके रूप लावण्य का वर्णन कर एक बेश्या की नजर उस पर पड़ी तो उसने कहा, हाय, ये भरी जवानी में चले गई, काश मुझे मिल जाती तो मैं इससे अपार धन कमा। वहीं एक संत की दृष्टि उस पर और उनके मुख से निकला, हाय, इसका जीवन यूं ही चला गया, काश ये संयम की राह अपनाई होती तो इसका जीवन तर गया होता। घटना एक है लेकिन प्रतिक्रिया अलग। जिसका जैसा दृष्टिकोण वो चीजों को उसी अनुरूप लेता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें घटती है। जीवन में घटने वाली घटनाओं को हम टाल नहीं सकते, वो एक संयोग है और संयोग के अनुसार घटनाएं घटती है, पर उन घटित घटनाओं की प्रतिक्रिया हमारे सोच पर निर्भर करती है। जैसी हमारी सोच होगी हम वैसी ही प्रतिक्रिया देंगे और जैसी प्रतिक्रिया होगी वैसी हमारी परिणति होगी। यदि प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो हमें प्रसन्नता से भरेगी और प्रतिक्रिया के नकारात्मक होने में हमारा मन खिन्न होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस बात को हमने आत्मसात कर ली और अपने अंतर्मन में हर बात को सकारात्मकता से लेने की क्षमता विकसित कर ली तो हमें सदाबहार प्रसन्न रहने से कोई नहीं रोक सकता। हम हर पल प्रसन्न रह सकें। मैं इसकी ही बात विगत दिनों से आप सबके मध्य कर रहा हूँ। आज उसी कड़ी में अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देने के लिए अपने व्यवहार को किस तरीके से हम सकारात्मक बनाएं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, जो रोज चल रही है। आज बात मैं कहूँगा कोऑपरेटिव सोच की। हम लोग आज की 4 बातें हैं। हम कोऑपरेटिव बने, कॉम्पिटिटिव नहीं। दूसरी बात है इनोवेटिव बने, कंजर्वेटिव नहीं। हम अगर नकारात्मकता की दृष्टि से देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव वृत्ति हमें एक नकारात्मक दिशा में ले जाती है और कुछ लोग हैं जो बहुत कंजर्वेटिव मानसिकता से जुड़े होते हैं, रूढ़िवादी, दकियानुसी, परंपरागत, जिद्दी। ये जो हमारी मनोवृत्ति है ये हमारे जीवन को पूरी तरह बिगाड़ देती है, हमारे जीवन की आंतरिक समरसता को
छिन्न भिन्न कर देती है। सबसे पहले हम देखें कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कोऑपरेटिव नेचर का हूँ या नहीं, मैं एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहता हूँ कि नहीं। कोऑपरेटिव होने का मतलब है मिलकर चलना, कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें, मिलकर चले, मिलाकर चले। हमारी प्रवृत्ति सहयोग आत्मक होनी चाहिए। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, घर परिवार या जीवन व्यवहार में, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो अथवा धर्म क्षेत्र, हमारी सोच कैसी है। कहीं कोई स्थिति बनती है तो वहाँ सहयोग करने का भाव होता है या अलग थलग रहने का भाव होता है। यदि आपके अंदर सद्भाव होगा तो आपकी सोच नियमतः कोऑपरेटिव होगी, और यदि आपकी अंदर असद्भाव होगा तो आप केवल अपने मतलब से मतलब रखने वाले होंगे। अपने मन से पूछो, तुम्हारे साथ रहने वाले को तुम सहयोग करना पसंद करते हो या असहयोग, उसे आगे बढ़ाने की भावना रखते हो या पीछे धकेलने की वृत्ति है। यदि सोच सकारात्मक होगी तो तुम्हारा एक ही मन होगा कि हम सबको आगे बढ़ाएं। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। अगर आप एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखोगे तो हमेशा बड़ा सोचोगे, उसका सहयोग करोगे, कभी किसी को कमतर नहीं आंकोगे। चाहे आप घर परिवार की बात करो, व्यापार व्यवसाय की बात करो, धर्म क्षेत्र, समाज क्षेत्र या जीवन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में जाओ, और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। सुशीला जी यहाँ बैठी है, एक प्रसंग बताना चाहूँगा। मैं इनके एक माइंस में गया, जबलपुर के पास मझौली, जहाँ से इनने वंडर वार्बल की शुरुआत की थी, सन 2002 की बात। जब मैं वहाँ गया 2004 में, तो वहाँ मैंने देखा सैकड़ों कर्मचारी, बल्कि हजारों थे। 2 दिन हमारा वहाँ प्रवास था, पर एक बार भी सायरन नहीं बजा, सायरन नहीं बजा। और 1 घंटे के प्रवचन के लिए सबको बाकायदा छुट्टी दी गई और सारा काम बंद करके लोग हमारे प्रवचन में आए। ऑफ टाइम में ऐसे भी आते थे। मैंने वहाँ के एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे यहाँ सायरन नहीं बजती? उस व्यक्ति ने जो बात कही सुनकर मजा आ गया। उसने कहा, महाराज, हम जिस मालिक के लिए जीते हैं वो मालिक हमारे लिए मरता है, सायरन बजाने की क्या बात। किसी उद्योगपति के विषय में यदि उसके यहाँ काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति ये कहता है तो इसे मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। उसने आगे कहा, बोला, महाराज,
हम लोगों को यहाँ खाने की, पीने की, रहने की बड़ी अच्छी सुविधा है। हर महीने 5 दिन की छुट्टी मिलती है, और जो राजस्थान के उनको 2 दिन आने जाने की एक्स्ट्रा, लोकल को 5 दिन की छुट्टी घर जाना ही है। और महाराज जी, हम लोग तो अपने रूम में बोर हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं, एक ही चीज़ सोचते हैं, हम कंपनी से, कंपनी हमसे है। हम जितना काम करते हैं कंपनी को उतना प्रॉफिट होता है, और कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है हमको उतना बोनस मिलता है। मैंने बाद में अशोक जी से पूछा, तो अशोक जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले, महाराज जी, जो व्यक्ति 5 दिन अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा वो 25 दिन अच्छे से काम कर पाएगा। जो अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहेगा वो काम कैसे करेगा? बीवी बच्चों के लिए तो काम करता है। ऐसी सोच अपने मन में झांक कर देखिए। आप अपने यहाँ काम करने वालों के प्रति क्या सोचते हो? वो आपका सहयोग कर रहा है, आप उसके सहयोग के लिए कितने खड़े हो? जितने भी ऊंचाई का स्पर्श करने वाले लोग हैं, उनके निकट जाकर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि उनके सोच का स्तर ऊंचा है। ध्यान रखना, व्यक्ति अपने रूप, रंग और बाह्य समृद्धि से ऊंचा नहीं उठता। व्यक्ति अपनी सोच से ऊंचाई का स्पर्श करता है। एक जगह एक मेला लगा हुआ था। मेले में एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा था। रंग बिरंगे गुब्बारे थे, और रंग बिरंगे गुब्बारों में लाल, पीले, सफेद, नीले के साथ काले रंग का भी गुब्बारा था। एक छोटा सा बच्चा जो काला था, उसने गुब्बारे वाले से पूछा कि भाई, ये जितने गुब्बारे हैं सब आसमान में उड़ते हैं? बोले, हाँ उड़ते हैं। सभी गुब्बारे बराबर ऊंचाई तक जा सकते? बोले, हाँ जा सकते हैं। बोले, काले रंग का गुब्बारा भी उतना ही ऊंचा उड़ सकता है जितना सफेद, लाल, पीला? बोले, हाँ। इसको बड़ा से उसने दोबारा पूछा, क्या ये काला गुब्बारा भी उतनी ऊंचाई को छू सकता है? तो उस गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, बेटा, ये गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं उड़ते। बेटे, ये गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं उड़ते। गुब्बारे इसमें भरी हुई हीलियम गैस की तरंग के कारण उड़ते हैं। ये बात उस बच्चे के हृदय में बैठ गई कि ऊंचाई के लिए रंग नहीं, हमारे विचारों की तरंग चाहिए। और ये बात उसके हृदय में बैठी, उसे पकड़कर वो आगे बढ़ा, और वो बच्चा और कोई नहीं था, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहलाने वाला नेल्सन मंडेला था। अपनी सोच को कोऑपरेटिव बनाइए। हर किसी का सहयोग करने की बात कीजिए, हर किसी का समादर करने की बात कीजिए, हर किसी से सौहार्द रखने की सोचिए, और हर किसी के साथ सद्भाव रखने की बात कीजिए। तो बी कोऑपरेटिव सूत्र बनाइए। मुझे कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है, मिलकर रहना है, साथ देना है और साथ रहना है। कोऑपरेट भी करिए
और कोलैबोरेट भी करिए, मिल करके भी रहिए और मिला करके भी रहिए। देखिए, मिलकर रहने में, मिलाकर रहने में आनंद है, और अलग थलग रहने से, सेपरेट रहने से नुकसान है। कैसे? एक बार पानी दूध के पास गया और पानी ने दूध से निवेदन किया कि भैया, मुझे कोई पूछता नहीं, तुम्हारा बड़ा मूल्य है, यदि तुम मुझे जगह दे दोगे तो मेरी भी कीमत बढ़ जाएगी। दूध ने कहा कोई बात नहीं भाई, अपन भाई भाई है, आ जाओ, अपन साथ रहेंगे। दूध ने पानी का आत्मीय स्वागत किया, पानी दूध में गया, दूध ने पानी को अपने में मिला लिया और पानी दूध में मिल गया। थोड़ी देर में देखते ही देखते दूध और पानी मिलकर एक मेक हो गए। हलवाई ने दूध को भट्टी में चढ़ाया, दूध तपने लगा तो पानी ने कहा, जिसने मुझे शरण दी, मेरे रहते वो तपे, ये मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए पहले मैं तपूंगा बाद में दूध। पहले मैं तपूंगा बाद में दूध। जब पानी तपने लगा तो दूध ने सोचा, जिसको मैंने शरण दी वो मेरे रहते तपे, ये ठीक नहीं, ये आग दूध पानी को मेरे मित्र को तपा रही है, मैं इस आग को बुझा के छोड़ूंगा। और दूध उबल गया। दूध आग को बुझाने के लिए उबल गया। दूध को उबलता देख हलवाई की दृष्टि पड़ी और उसने एक चुल्लू पानी उस दूध में डाला। दूध ने कहा, मेरा मित्र सुरक्षित है, ठंडा हो गया। दूध ठंडा हो। ये दूध और पानी का एक दूसरे में मिलकर और मिलाकर रहने का उदाहरण। ये कोऑपरेट और कोलैबोरेट होने का लक्षण। पर दूसरी ओर एक दिन वही पानी तेल के पास गया और तेल से कहा, तेल भाई, तुम्हारी बड़ी कीमत है, लोग हमको कोई मूल्य नहीं देते, एक थोड़ी सी जगह दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने कहा, तेरी औकात कहाँ जो मेरे साथ रहेगा। अरे भैया, मालूम है तुम बहुत बड़े, थोड़ी जगह दे दो, मैं तो चरणों में भी रहने को तैयार हूं। बोले ठीक है, आजा, मेरे चरणों में रहना पड़ेगा। और पानी के तेल के पास गया। तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ। तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। फिर क्या था, जब दिया जला, तेल जलता रहा, पानी का कुछ भी नहीं हुआ। समझ गए? सेपरेट रहोगे मिट जाओगे, और कोऑपरेट करोगे अमर बने रहोगे। जीवन को उस धारा में बढ़ाइए। आजकल लोग सेल्फिश हो रहे, क्योंकि सोच संकीर्ण है, चित्त अनुदार है, लोग मतलबी बनते जा रहे हैं। इस मतलबी मनोवृत्ति से बाहर निकलने की जरूरत, अपने सोच के दायरे को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे का साथ निभाइए। आप ये तो अपेक्षा रखते हैं कि लोग मुझे साथ, मेरा साथ दे, पर आप कभी इस बात के लिए तैयार हो कि मैं लोगों के इसका साथ दूं? ध्यान रखें, कोई मेरा साथ दे, मेरे साथ रहे, ये मेरे हाथ में नहीं। कोई मेरा साथ दे या मेरे साथ रहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं सबका साथ निभाऊं, ये तो मेरे हाथ में है। तय करो, आओ साथ निभाएं। मुझे साथ निभाना है, मुझे सहयोग देना है।
इस सहयोग की भावना आपको आप आएगी, बशर्ते तुम्हारे हृदय में प्रेम हो। दो तरह की वृत्ति, एक प्रेम की वृत्ति, एक ईर्ष्या की वृत्ति। प्रेम सकारात्मक आवेग और ईर्ष्या नकारात्मक वृत्ति। अपने अंतरंग में देखो, यदि सकारात्मकता होगी तो प्रेम का भाव प्रकट होगा, और ये प्रेम का भाव प्रकट तो सबके साथ आनंद जुड़ेगा, सहयोग का भाव। आप देख लीजिए, यदि सहयोग करने का मनोभाव है, तो सहयोग करने का मनोभाव है, तो समझना मेरे हृदय में प्रेम पल रहा है। और जहां अपेक्षित हो वहां भी सहयोग नहीं कर रहे, तो मान करके चलना ईर्ष्या का दुर्भाव प्रारंभ हो गया। अपनापन चाहिए, सहयोग अपने आप होगा। सबके प्रति अपनापन। देखो, पैर में कांटा चुभता है, पैर में कांटा चुभा, माइंड ने मैसेज, तुरंत हाथ उस कांटे को निकालने में लग जाता है, लगता है। और जिस समय हाथ कांटे को निकालने के लिए तत्पर होता है, उस समय पूरा शरीर उस पैर के साथ रहता है, कांटे को निकालने में लगा है। नहीं अनुभव? क्या कांटा पांव में लगा है, मैसेज माइंड दे रहा है, निकालने को हाथ लगा है, और शरीर पूरा साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि माइंड कहता है पैर मेरा है, हाथ कहता है पैर मेरा है, शरीर का रोम रोम कहता है पैर मेरा है, उसको कांटा लगा है, तो हमें तुरंत हटाना ही है, किसी से पूछने की भी दरकार नहीं होती। एक पल में ऐसा हो जाता है। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे घर परिवार या तुम्हारे समाज के किसी व्यक्ति के लिए कोई कांटा लगे, तो तुम्हारा अंग अंग उसके साथ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। होता है? हाँ, उसका होता है, होने तो हमको क्या कर। किनारा काटने की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। किनारा मत काटो, सामने वाले को किनारे तक पहुंचाने के लिए आ गया। ऐसा कॉपरेशन होना चाहिए। जहां प्रेम होता है वहां लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेट करने का परिणाम क्या होता है मैं आपको कहना चाहूं। दो भाई, एक भाई अपने गृहनगर में अपना व्यवसाय संभालता, दूसरा भाई 20 बरस पहले एक महानगर में शिफ्ट होकर अपना कारोबार चला रहा। शुरुआती दौर में उसका कारोबार काफी चला, और अपने बड़े भाई से भी बहुत अच्छी स्थिति में रहा। समय बदला, से कुछ लॉसेस हुए और उसकी स्थिति बिगड़ गई। उसकी एक बेटी थी, बड़े भाई के लिए 2 बेटे थे, बेटी थी। उस बेटी की शादी का समय आया, और एक बड़े घराने से ऑफर। जब ऑफर आया, उसने इनकार कर दिया कि जिस घराने का ऑफर है, मेरी औकात ही नहीं कि मैं उस घर में संबंध कर, तो मैं कैसे कर सकता। ये सूचना बड़े भाई तक पहुंची।
बड़े भाई ने छोटे भाई को फोन लगा, बोले क्यों भाई क्या बात है, बेटी का संबंध आया, हमने सुना, बुलाया तो है। तो क्या हुआ, बोले मैंने इनकार कर दिया। क्यों, बोले भैया वो कहाँ हम कहाँ, हम कर ही नहीं सकते। उसने कहा तूने ये निर्णय लिया कैसे, क्या वो बेटी केवल तेरी बेटी, मेरी बेटी नहीं? तुझे कुछ भी निर्णय करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। बोले भैया माफ़ करना, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन मुझे उचित नहीं लगा कि हम इस विषय में आपसे क्या मांगे और आपसे क्यों बोले। हमने कहा ठीक है, और कहीं साधारण घर में करते। बोले बिल्कुल नहीं, अब तुझे इस विषय में किसी से कोई बात नहीं करना, पूरी बात मैं करूँगा और शादी मैं करूँगा, वो बेटी अकेले तेरी नहीं, मेरी बेटी। उसने बात बढ़ाई और उसी घर में उसी लड़के से शादी हुई। शादी में उसने करोड़ों रुपया खर्च किया, खुद 15 दिन बैठकर पूरे के पूरे कार्यक्रम को संयोजित किया। ये बात जब उसकी धर्मपत्नी को पता लगी तो एक बार ये उसको बुरा लगा कि ये क्या कर रहे हैं। जब उसका हमारा हिस्सा बांट हो गया, सब अलग अलग है, कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन पति के आगे उसकी चल नहीं पाती थी। उसने एक आध बार कहा भी, लेकिन ज़्यादा जोर दे के नहीं कह पाई। जब पति से कहा तो पति ने कहा ये तेरा मैटर नहीं है, मैं कमाता हूँ, अपना रुपया मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, वो मेरा भाई है और वो बेटी मेरी बेटी है, तुझे कहने का हक नहीं। इतना कह दे तो फिर चले कहाँ, पर इतना कहने वाले हिम्मतवार बहुत कम होते हैं, चलती तो इन्हीं लोगों की ज़्यादा है। अब हो गया, संबंध हुआ। उसके बाद 1 साल बाद बड़े भाई की धर्म पत्नी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आई। उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें वहीं जाना पड़ा। इस स्थान का भी नाम बता देता, मुंबई जाके ट्रीटमेंट देना पड़ा। और मुंबई में उनको करीब 40 दिन रहना पड़ा। 40 दिन में देवर और देवरानी और उसके परिवार ने जो सेवा और समर्पण का भाव प्रकट किया, उससे वो अभिभूत हो गई। ठीक होकर आने के बाद उसने मुझसे कहा, परिवार के साथ आई, पूरी घटना बताई और कहा महाराज जब ये पैसे खर्च कर रहे थे मेरे मन को नहीं सुहा रहा था। जब पैसे खर्च कर रहे थे तो मेरे मन को सुहा नहीं रहा था, पर मैं मन मसोस के रह गई। पर वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने मेरी जो सेवा की, मैं कह सकती हूँ कि इसका मूल्य मैं नहीं चुका सकती। और महाराज जी मुझे लगता है कि मैं जो ठीक हुई हूँ, इसमें इलाज का जितना स्थान है उससे कहीं ज़्यादा इनके सहयोग और प्रेम का स्थान है। इनका प्रेम नहीं मिला होता, इनका सहयोग नहीं मिला होता तो मैं इतनी जल्दी स्वस्थ नहीं होती। आप कभी इस तरीके से सोच सकते हैं? बोलिए, सोच सकते हैं कि नहीं? बोलो, सोच तो सकते हैं पर सोचते नहीं, यही है ना? क्या महाराज कह रहे उसके लिए भी पूछना पड़ेगा। यही परिवर्तन चाहिए। दृष्टिकोण को बदलिए। ध्यान रखिए, जब तक आप वस्तुनिष्ठ बन करके जिएंगे आपकी परिणति नकारात्मक होगी। आपके लिए पैसा और पदार्थ ही प्रमुख होगा। और जब व्यक्तिनिष्ठ होंगे तो आपके लिए प्रेम और आत्मीयता की प्रमुखता होगी। आपको तय करना है
हम पैसे और पदार्थ को प्रमुखता दें या प्रेम और आत्मीयता को। जीवन का आनंद पैसों में नहीं, पदार्थ में नहीं, जीवन का आनंद तो आंतरिक प्रेम, आत्मीयता, स्नेह और प्रगाढ़ता में है, जिसे हमें विकसित करना चाहिए। तो हमें कोऑपरेटिव बनना है, कॉम्पिटिटिव नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं। किसी के साथ भी आप प्रतिस्पर्धी नहीं, प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। उस मनोवृत्ति से अपने आप को बाहर निकालिए। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है। अगर आपकी सोच कोऑपरेटिव होगी तो आपका चित्त सदैव उदार बना रहेगा, और हृदय में उदारता होगी तो प्रसन्नता रहेगी। आपके चित्त में क्रोध, क्षोभ, मोह और अभिमान जैसी दुर्बलताएं हावी नहीं होगी। ईर्ष्या जैसा दुर्गुण आपके हृदय में पनप नहीं पाएगा। इसके विरुद्ध यदि आप कॉम्पिटिटिव नेचर को अपनाएंगे तो आपकी मानसिकता अत्यंत संकीर्ण होगी। आपके हृदय में स्वार्थपरता की भावना बढ़ेगी और आपका चित्त ईर्ष्या और मात्सर्य से भर उठेगा, जो हमारे जीवन को छोटा बनाता है। बचिए। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। बहुत कुछ कह गए, समझ रहे बात। मैं किसी से ईर्ष्या क्यों करूं। ईर्ष्या किससे होती है, जिसके पास हमसे कुछ ज़्यादा होता है। तो हम किसी को अपने से ज़्यादा देख रहे हैं यानी खुद को छोटा मान रहे हैं, दूसरों को ज़्यादा देखकर जल रहे हैं यानी खुद को छोटा बना रहे हैं। छोटा ही नहीं, खोटा भी बना रहे हैं। सोच को छोटी मत बनाइए, सोच को खोटी होने से बचिए। एकदम तय करिए कि मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना। कल भी मैंने कहा था, हम किसी दूसरे को टारगेट बनाकर न जिए, खुद को ही अपना टारगेट बनाएं। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर चले। सदैव अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें, दूसरे की लाइन को छोटी बनाने का प्रयास कतई न करे। ये मत देखे कि कौन मुझसे आगे निकल गया, बस केवल ये देखे कि मुझे कितना आगे जाना है। कल मैंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को टारगेट बनाओगे तो बहुत सीमित रह जाओगे, और खुद को टारगेट बनाओगे तो आसमान का स्पर्श कर लोगे। फिर मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है, अनंत आकाश है, मुझे उस ऊंचाई तक जाना है। अपने आगे किसी को रखना ही नहीं। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी को सामने खड़ा नहीं किया। बस मेरे सामने यदि कोई रहे हैं तो परम पूज्य गुरुदेव रहे हैं, जो मेरी प्रेरणा और आदर्श हैं। पर न तो मैंने कभी किसी से कोई कंपेयर किया, और न ही हमने किसी से कोई कंपटीशन का भाव रखा। क्योंकि मेरी ये धारणा है, धारणा नहीं अनुभव है। कंपैरिजन और कंपटीशन मनुष्य को पीछे ले जाता है। ये बात अलग है कि आज का दौर कंपटीशन का दौर है। मनुष्य जीवन के प्रारंभ से ही कंपटीशन में लग जाता है, लेकिन मैं अंततः इसका परिणाम बुरा मानता हूँ। कंपटीशन के बारे में कभी विस्तार से आपसे चर्चा करूँगा। आज जितनी भी आत्महत्या की घटनाएं हमको देखने और सुनने को मिल रही है, वो कंपटीशन के कारण है। ये कंपटीशन हमारे जीवन को किस भांति तहस नहस कर देता है।
इसकी चर्चा पूरी तरह एक सत्र में आप सबसे करूँगा। अभी तो मैं केवल ये बोल रहा हूँ, कोऑपरेटिव बनना है। और थोड़ा सोचिए, हमारा जो ये जीवन बना है, ये अपने आप बना है क्या? बोलो, नहीं ना। हम यहाँ तक पहुँचे, इसमें कईयों का योगदान है कि नहीं? कईयों का सहयोग है कि नहीं? कईयों के कॉपरेशन से हम यहाँ तक पहुँचे कि नहीं? थोड़ा पीछे जाएं, किसका किसका कॉपरेशन? सबसे पहले माँ बाप का, उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, ये कॉपरेशन है कि नहीं? दूसरा समाज का, समाज का है कि नहीं? अगर समाज हमारे साथ नहीं होती और समाज का दबाव नहीं होता, सामाजिक संस्कार और सरोकार नहीं मिलते, तो क्या होता? लुच्चे लफंगे की तरह जीते, आवारा अपराधी बन करके होते, मवालियों जैसा जीवन होता। आज एक सब सुसंस्कारित नागरिक की तरह जी रहे हैं। क्या इसमें समाज का सहयोग नहीं है कि नहीं है? अगर हिसाब लगाओगे तो न जाने कितने कितने का सहयोग है। तो जब सबके सहयोग से हम यहाँ तक खड़े हैं, तो सबका सहयोग करने का दायित्व भी तो हमारा बनता है। इसलिए बी कोऑपरेटिव, सहयोग करने की मनोवृत्ति जगाइए। अगर ऐसा नहीं करते तो आप अपने जीवन को संकुचित बनाएंगे। फिर दूसरी बात, कंजर्वेटिव न बने। कंजर्वेटिव बने अनुदार, रूढ़िवादी, परंपरा को पकड़ करके बैठ जाने वाले। और मैं एक दूसरा अर्थ लेता हूँ, जिद्दी। कुछ लोग होते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। जो कह दिया सो कह दिया, नो कॉम्प्रोमाइज होता है। इससे बड़ी अव्यवस्था होती है। एक तो परंपराओं को अपनाना अलग बात है, पर परंपराओं में जकड़े रहना अच्छी बात नहीं। समझ गए? दकियानुसीपन से बचिए। दकियानुसीपन ना आपके व्यवहार में होना चाहिए, ना बर्ताव। ओपन माइंड होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। जहाँ अच्छाई है उसको अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए, और जो बुराई है उसे छोड़ने के लिए तत्पर होना चाहिए। जिनकी सोच इतनी व्यापक होती है वही अपना विकास कर पाते हैं। अच्छाइयों को अपनाने में संकोच नहीं, और बुराइयों को त्यागने में एक पल का विलंब नहीं। लेकिन जो इस तरह से पकड़ने वाले लोग होते हैं, जानने समझने के बाद भी मैं कैसे छोड़ूं और कैसे अपनाऊं, ये जब तक चलते रहेगा तुम जहां के तहां पड़े रहोगे। एक बात सदैव ध्यान रखना, विकास तभी होता है जब हम अपने आप को बदलने को तैयार हों। बीज मिटता है तब उसमें अंकुरित होता है, और बीज से वृक्ष तक की संपूर्ण प्रक्रिया परिवर्तन की प्रक्रिया है। यदि परिवर्तन न हो तो बीज वृक्ष नहीं बन सकता, उसमें फल नहीं लग सकते। अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो परिवर्तन के लिए तैयार रहो। बिना परिवर्तन के उद्धार नहीं होता।